हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, हम लोगों ने नवंबर 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके संपूर्ण करंट अफेयर्स को जो हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देख चुके हैं। वो सारा आपको एक ही वीडियो में करवा दिया गया है और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे जो है वो डाल दिया गया है। साथ ही उसको जो है पिन भी कर दिया गया है। तो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ आपको पिन में जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लें और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यू को भी आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके सार संग्रह और स्मरणीय तथ्य को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो, जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह होता है उसमें आपको मालूम होगा कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड होता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये सारे टॉपिक जो है साथ ही विविध के प्रश्न जो है वो इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होते हैं। और टोटल जो है आपको 130 प्रश्न जो है इसमें वन लाइनर फॉर्म में होता है। और ये सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस को जो है वो काफ़ी अच्छा होता है करना। ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सारे जो प्रश्न होते हैं वो आपके जीके के होते हैं। वहीं अगर बात करें स्मरणीय तथ्य की, तो ये क्या होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स होता है उसी को जो है वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। तो हम लोग जो है इन दोनों टॉपिक को देखने वाले, सार संग्रह को पहले देखेंगे और उसके बाद स्मरणीय तथ्य को जो हम लोग वीडियो के अंत में यहाँ पे देखेंगे। तो इन दोनों को जो है हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और आप इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और कमेंट में भी वो पिन होगा, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप नॉर्मल आप टेलीग्राम पे स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवंबर 2023 पीडी का जो सार संग्रह है उसके ऊपर। देखो, यहाँ पे आपका सबसे पहले जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसे हम लोग देखने वाले हैं। बोला ये जा रहा है कि बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। तो ये जो है स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो किस बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने जो है वो गौतम बुद्ध से ऐसी प्रार्थना की थी? तो इसका सही आंसर बोला जा रहा है ब्रह्मा ने जो है गौतम बुद्ध से ऐसी प्रार्थना की थी कि आप जो है आप आगे आइए और ज्ञान के प्रकाश को जो है लोगों के बीच फैलाइए। ये चीज़ कही जा रही है बौद्ध मान्यता के अनुसार। वहीं अगर बौद्ध मान्यता की बात करें तो बौद्ध मान्यता बोलती है कि ये जो है अनिश्वरवाद है, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है कि ये अनिश्वरवाद है और ये जो है आत्मा की जो परिकल्पना है, तो आत्मा की परिकल्पना को जो है उसे भी ये लोग नहीं मानते हैं। तो आत्मा को भी नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते, अर्थात ये अनिश्वरवादी हैं। और एक और चीज़ पूछा जाता है पुनर्जन्म की। तो ये लोग पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं कि हाँ, जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म को मानता है और बुद्ध ने कई बार अवतार लिए हैं। तो इस तरीके की जो है वो बातें की जाती है तो बौद्ध मान्यता के अनुसार। तो आपको अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म क्या है, वो आत्मा में विश्वास करता है या नहीं करता? तो नहीं करता है। पुनर्जन्म में करता कि नहीं? तो हाँ करता है। वो अनिश्वरवाद है, बाद प्रवृत्ति का एक बौद्ध धर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है रायगढ़ में। रायगढ़ में जो है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक किया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1674 ईस्वी में इनका जो है राज्याभिषेक होता है। और एक पूछा जाता है कि इनका जो है राज्याभिषेक वो किया किसने था? तो क्या है कि काशी के एक पंडित थे, श्री गंगा भट्ट। ठीक है, श्री गंगा भट्ट ये काशी के पंडित थे और यहीं जो है वाराणसी से जाके और रायगढ़ में जो है ये शिवाजी का राज्याभिषेक करते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। आगे है कि किस शिलालेख में या किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये उल्लेख जो है आपका किस में है? तो भाब्रू लघु शिलालेख जो है उसमें उल्लेख किया गया है कि जो अशोक है वो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो अगर इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से पूछा जाए कि बौद्ध धर्म, ये अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता है, इसकी पुष्टि वो किस शिलालेख से होती है? वहाँ पे वो आपका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में जो है इस बात की
चर्चा की गई है। वहीं भावरू शिलालेख के बारे में बताएं कि ये आपका कहाँ पे है, तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ, ये जयपुर राजस्थान में जो है स्थित है। आगे ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र अर्थात हजारों स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि को बोला जाता है कि ये लोग जो है 1000 स्तंभ वाले भवन में निवास करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जो ऋग्वैदिक काल है उसके जो प्रमुख देवता वो इंद्र और अग्नि ही हैं। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में जो है 250 ऐसी सूक्त हैं जो कि किनको समर्पित हैं, इंद्र को समर्पित हैं। और जो है सूक्त वो किनको समर्पित है, अग्नि को। अर्थात इंद्र और अग्नि ये दोनों जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता है। वहीं अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि इन दोनों का जो है वो महत्व थोड़ा कम जाता है और प्रजापति जो है वो मुख्य देवता के रूप में जो है वो प्रचलित होते हैं उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो उसके सभापति जो है वो आपके वसुमित्र थे। आपको मालूम होगा कि जो फोर्थ बौद्ध धर्म में जो है 4 संगतियाँ हुई है और उसमें जो फोर्थ हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में जो है ये आपका फोर्थ बौद्ध संगति होती है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वसुमित्र होते हैं। और ये किसके काल में हुआ था अगर ये पूछा जाए तो वो जो है कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये सारी जानकारी जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि ये जो है किस टाइम में हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये प्रथम जो शताब्दी है उसमें ये फोर्थ बौद्ध संगति देखने को मिलता है। आगे है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभक्त है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो आपका विष्णुगुप्त ने किया है। किसने? तो विष्णुगुप्त ने जो है इसकी रचना की है। और विष्णुगुप्त को ही जो है वो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका चाणक्य के नाम से जाना जाता है या फिर आपको जो है कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और अक्सर जो है एग्जाम में आपको इस तरीके का नाम देके कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर का जो अर्थशास्त्र का याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखा है? वो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा है। वहीं अगर बात किया जाए कि आखिर ये अर्थशास्त्र जो बुक है ये किस चीज़ के बारे में बात करती है, तो ये जो है वो आपका प्रशासन के बारे में बात करता है। खासकर मौर्य प्रशासन की जानकारी जो है आपको अर्थशास्त्र से मिलती है। और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण शामिल हैं। आगे है सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत जो है सुल्तान का एक परामर्शदात्री संस्था था, या फिर आप दूसरे टाइप में बोल सकते हैं कि मजलिस ए खलवत जो है वो मंत्री परिषद को बोला जाता था। मंत्री परिषद को, जहाँ की जो है विभिन्न परामर्शदात्री लोग रहते थे। और जहाँ पे ये आपका मजलिस ए खलवत आयोजित होता था उसे बोला जाता था मजलिस ए खास। मजलिस ए खास ये जो है उस जगह का नाम है जहाँ पे आपका जो है मजलिस ए खलवत आयोजित किया जाता था। आगे है तोल्कापियम की विषय वस्तु क्या थी? तो तोल्कापियम की जो विषय वस्तु है वो आपका तमिल व्याकरण और काव्य से रिलेटेड है। और इसकी जो रचना किए हैं वो तोल्कापियर जो है उन्होंने जो है इसकी रचना की है। तोल्कापियर उनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी तोल्कापियम की। और ये आप काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसकी एक और बात ये विशेषता ये है कि तोल्कापियम में जो है वो 4 जातियों का वर्णन है। कितनी जातियों का वर्णन है? तो 4 जाति का वर्णन है। और वो 4 जाति कौन है? तो देखो एक तो आपका जो है शासक वर्ग होता है, ठीक है। एक कौन हो गया? एक हो गया आपका शासक वर्ग। और शासक वर्ग को ही जो है बोला जाता था आरासर। क्या बोला जाता था? आरासर। और उसके बाद फिर क्या है कि दूसरा जो हो गया वो हो गया अंतनार। अंतनार ये आपका दूसरी जाति हो गई। फिर थर्ड में अगर आप देखोगे तो आपको जो है बेनिगर देखने को मिलता है। बेनिगर क्या हुआ? बेनिगर होता था वैसी जाति जो कि व्यापार और वाणिज्य का काम करती है, तो वो आपका बेनिगर कहलाता था। फिर एक होता है बेल्लार। बेल्लार तो काफ़ी बार पूछा गया कि बेल्लार कौन था? तो बेल्लार जो है वो बोला जाता है कृषक को, ठीक है, कृषक को। तो इस तरीके से 4 जो है जातियों का वर्णन आपको मिलता है तोल्कापियम में। तोल्कापियम क्या है? तो एक तमिल व्याकरण है।
और देख लेते कौन कौन सी 4 जाति है। तो एक तो शासक वर्ग की जाति है जिसे आरासर कहते हैं, दूसरा जो है अंतकार होता है, थर्ड जो है वो आपका बेनिगर हो गया अर्थात बेल्लार निगर हो गया जो कि आपका क्या करता है, वाणिज्य का काम करता है, वाणिज्य व्यापार का काम जो है वो बेनिगर करता था। और बेल्लार क्या होता है, तो वो कृषक जो थे उन्हें बेल्लार कहा जाता था। आगे है कि वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है श्रीरंगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ रामानुज जो है शिक्षण का कार्य किया करते थे। और आपको मालूम होगा कि जो रामानुज है वो किस चीज़ के प्रवर्तक थे, तो वो जो है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे, विशिष्टाद्वैत। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे हथनौर में पूर्व पाषाणिक मानव की जीवाश्मों की खोज की गई थी। देखो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ का खोज किया जा रहा है, तो ऐसे जीवाश्म की खोज किया जा रहा है जो कि हमें बता रहा है कि वहाँ पे मानव जो है पाषाण काल में मौजूद थे। ठीक है, तो पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी हथनौर में, और ये किसने किया था, तो ये जो है GR शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाणिक स्थल हथनौर ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका नर्मदा नदी के तट पे अर्थात MP में जो है ये स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना मुंबई में की गई और 1924 में की गई। आपको प्रश्न में ही इन 3 फैक्टों की जानकारी मिल गई। अब बात है कि किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है BR अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कब की गई थी, तो ये जो है आपका 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। और गांधी जी ने बाद में एक हरिजन नामक पत्रिका लॉन्च करते हैं, और जो भी पीछे लोग थे उन्हें जो है हरिजन के नाम से संबोधित करते हैं, हरिजन। आगे है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था, तो ये जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट बोला गया था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर। हालांकि इन्हीं के शिष्य द्वारा फिर बाद में बोला गया ना कोई धर्म, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर, इस टाइप का स्टेटमेंट जो इनके शिष्य जो थे उनके द्वारा दिया जाता है। फिर 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये जो है विनोबा भावे थे। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, भी तो विनोबा भावे थे। कब शुरू हुआ, तो 1940 में, और गांधी जी के आह्वान के बाद जो है ये आपका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद फिर एक पूछा जाता है कि इसके सेकेंड जो है वो कौन थे, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दूसरे हो गए। फिर एक पूछ लिया जाता है कि थर्ड कौन थे। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कि आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह उसके तीसरे सत्याग्रही बने, तो वो जो है ब्रह्मदत्त थे। कौन, तो ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे ऐसे व्यक्ति बने जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को बढ़ावा दिया था या चुना था। आगे भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में जो है वो उत्तीर्णता प्राप्त की थी। वहीं आपको बता दें कि ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं इन्होंने ये एग्ज़ाम कब पास किया था, तो 1863 ईस्वी में ये एग्ज़ाम पास किया था। और उस टाइम ये एग्ज़ाम जो है आपका लंदन में होता है। और आपको ये भी बता दें कि बाद में क्या होता है कि 1922 के आसपास क्या होता है कि यह जो आपका एग्ज़ाम है सिविल सेवा का, ये 2 जगह होना प्रारंभ होता है। एक तो लंदन में होता ही रहता है, दूसरा जो है वो इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की जाती है। इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की जाती है, अर्थात इंडिया में इसका जो है शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेखक श्रृंखला संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से है। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस ये जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। और किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, तो अरविंद घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।
और अरविंद घोष जो है एक गर्म दल के नेता थे, और इन्होंने ये जो बुक लिखा है वो आपका किसके ऊपर बेस है, मतलब ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके ऊपर बेस है, तो 1905 का जो बंगाल विभाजन है उससे ये संबंध है। आगे भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, तो वो जो है आपका माउंटबेटन योजना है, जो कि उसी में भारत को आज़ादी देने की बात की गई थी। लेकिन इसमें एक बात और किया गया था कि भारत का जो है वो विभाजन किया जाएगा, तो वो भी जो है आपका माउंटबेटन जो योजना थी उसमें की गई थी। और ये कब आपका जो है आया था, प्रकाशित हुआ था, तो ये 3 जून 1947 में जो है ये आपका लाया जाता है। आगे है कि सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो सन 1906 में जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने 3 टाइम जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इन्हें जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुवृद्ध नेता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे किसने 1945 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में मंत्रिपरिषद का गठन किया था, तो वो जो है खिज्र हयात खां के द्वारा जो है ये काम किया गया था। ठीक है, पंजाब में मंत्रिपरिषद की गठन की गई थी खिज्र हयात खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में किसके पास रक्षा विभाग था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के पास जो है जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तब इनके पास का डिफेंस मिनिस्ट्री था, अर्थात रक्षा विभाग था। वहीं जो है इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे जब अंतरिम सरकार बनी थी तो वित्त मंत्री कौन था, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो वित्त मंत्री जो है उस टाइम लियाकत अली खान जो है वो वित्त मंत्री थे, और ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। बाद में जो है वो आपका इसमें ऐड होता है, और जो अंतरिम गवर्नमेंट होती है उसमें ऐड होते हैं। तो ये वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन थे, तो वो जो है आपके सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी वो जो है जब अंतरिम ये सरकार बनी थी तब जो है वो आपके शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखें, इनसे जो है रेगुलर प्रश्न पूछा जाता है। आगे कि भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था अफ्रीची आयोग के द्वारा। उसी के द्वारा जो है 1883 ईस्वी में जो है अफ्रीची आयोग आता है, और वो उसका अध्यक्ष होता है। लेकिन अब पूछा जाए कि ये जो है किसके टाइम में बना था, तो ये आपका लिट्टन के टाइम में बना था। लिट्टन के टाइम में जो है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता जो है वो जो है आया था। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री का प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं पॉलिटी के प्रश्न को। पूछा जा रहा है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो आपका 1953 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है भारत भाषाई आधार पे हो जाती है, और ऐसा जो पहली एक राज्य बनता है जो कि भाषाई आधार पे अलग होता है। ठीक, अलग राज्य बनता है। और इसकी मांग किसने की थी, तो इसका मांग जो है एक आंध्र प्रदेश के थे रामल्लू, उनके द्वारा ये मांग किया गया था। और उस टाइम जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो उस टाइम आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो करनूल में थी। कहाँ, करनूल में जो है इसकी राजधानी थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड जो है वो आपका 76 है, आर्टिकल 76। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये जब भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो जो है एक न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दे। हालांकि इसके लिए रिकमेंडेशन वगैरह जो है वो CJI का भी होता है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि इसका अधिकार जो है वो किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, आगे के किसी अच्छा दोनों में राष्ट्रपति हो गया। और आगे है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उस वही जो निर्वाचन पद्धति है वो आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहलाता है। आगे क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन है वो आपको संसदीय कानून के द्वारा देखा जाता है। हम लोगों ने किसी और देश से जो है इन चीज़ों को बोरो नहीं किया है। क्षेत्रीय परिषद वो
संसदीय कानून का एक भाग है। आगे संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो वो जो है राजकुमारी अमृता कौर जो है वो ऐसी महिला थी जो कि लगातार, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने कैसा लोकतंत्र बनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है उसे अपनाया, अर्थात जनता के द्वारा लोगों जो प्रधानमंत्री या सांसद की जो है वो नियुक्ति की जाती है, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे नहीं होता है, वो जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली वो जो है वो होता है, अर्थात वंशानुगण नहीं होता। ये एक मेन फैक्ट है गणतंत्र का। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये आपका आ जाता है आर्टिकल 350A में ये बात की गई है कि जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाएगा वो उन्हीं के मातृभाषा में दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, आर्टिकल 351 वो क्या होता है कि हिंदी को जो है वो बढ़ावा देने का काम किस आर्टिकल में किया गया, उसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 351 में किया गया है। आगे साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की बैठक जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में ऐसा वर्णित है कि अगर संसद में गतिरोध होता है और साधारण विधेयक के मुद्दे पे, तो वैसे में राष्ट्रपति जो है इन दोनों की बैठक बुला सकता है, दोनों सदनों की। और इसका जो है वो मेज़बानी कौन करेगा, मतलब इसे जो है कौन इसका अध्यक्ष होगा? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वहीं जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। आगे कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अर्थात PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस टाइम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। और ये प्रश्न भी जो है काफ़ी पूछ लिया जाता है कि कौन थे उस टाइम भारत के CJI। और अभी आप कमेंट बता सकते हैं कि अभी भारत के CJI कौन है, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है ज्योग्राफी का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कौन सा राज्य समूह भांगड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों राज्य जो है वो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वहाँ से जल की प्राप्ति करते हैं। आगे अगला प्रश्न है किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिनूक, जबकि चिनूक जो है नहीं को डॉक्टर हवा नहीं बोला जाता, बोला जाता है हरमट्टन। हरमट्टन जो हवा है उसे क्या है डॉक्टर हवा बोला जाता है। और ये हरमट्टन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको जो है गिनी जो तट है, गिनी तट पे देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या है कि सहारा मरुस्थल से ये हवा जो है गिनी तट की ओर चलती है, और वहाँ पे क्या होता है कि नमी युक्त जो मौसम बना हुआ होता है तो उससे जो है थोड़ा राहत देने का काम करता है, इसलिए इसे डॉक्टर हवा बोला जाता है। वहीं अगर बात करें चिनूक की, तो चिनूक जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, मतलब USA और कनाडा के आसपास ये हवा जो चलती है। रॉकी पर्वत आपको मालूम होगा कि नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ से ये हवा जो है वो आती है। और ये क्या करता है कि ये इसकी जो प्रकृति है ये भी गर्म होती है और शुष्क होती है, तो ये बर्फ़ को पिघला देता है, जिससे जो चारागाह है वो निकल आता है और पशुपालकों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसलिए चिनूक को बोला जाता है स्नो ईटर। क्या बोला जाता है? स्नो ईटर के नाम से इसे जाना जाता है। स्नो ईटर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आप सुधार भी कर लीजिएगा कि डॉक्टर हवा किसे बोला जाता है? तो हरमट्टन जो हवा है उसे डॉक्टर हवा बोला जाता है, और वो जो है गिनी तट पे चलती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है कि भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर आप इसी मैप पे देखोगे तो एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं कि मैप पे अगर आप इसे देखोगे, फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपको पहले तो आपको कर्क रेखा के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो कर्क रेखा क्या है वो क्या है कि 23.5 डिग्री जो रेखा है वो आपका कर्क रेखा है। ठीक है, और यही कर्क रेखा क्या है कि भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो यही पूछा जा रहा है कि लगभग आधे में से होके गुजर रही है।
तो ये कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ की जो रेखा है वो आपका कर्क रेखा कहलाता है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से है, वो 12 राज्य हैं। ठीक है, आपको मैप से भी जो है वो पता चल रहा होगा कि कौन से वो 8 राज्य हैं, सॉरी 12 नहीं, कौन से वो 8 राज्य हैं जहाँ से होके ये गुजरती है। और यहाँ से एक अक्सर जो है वो प्रश्न पूछ देता है, होता ही है कि 8 राज्यों में से कोई एक राज्य को हटा के पूछ देगा कि इसमें से किस राज्य से होके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको इनका नाम जो है हर हाल में मालूम होना चाहिए। ऐसे आपको चलो बता ही देते हैं कि ये जो है आप अगर इधर से काउंट करना शुरू करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गुजरात, गुजरात के बाद मिलेगा आपको राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या होता है झारखंड में ये प्रवेश करती है, और फिर पश्चिम बंगाल में। तो 6 राज्य तो आपके इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इधर के साइड में, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे आपको 2 राज्य देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है ऑर्डर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है, रेखा है। तो याद रखिएगा ऑर्डर नीस लाइन जो है वो आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है वो सीमा रेखा बनाती है। और ऑर्डर नीस लाइन जो है ये तो आपका हो गया जर्मनी पोलैंड, और इसी को जो है जर्मनी पोलैंड के बीच की जो रेखा है इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच से होके गुजरती है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। आगे उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी के बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। देखो यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की बाहरी परत में, वो आपको 46.60, ठीक है 46.60% जो है वो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा तत्व है वो आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये जो है 2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी के बाहरी परत में। आगे पूछा जा रहा है नदी की तरोना अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो नदी की जब तरोना अवस्था होता है, अर्थात जब वो स्टार्टिंग फेज में होता है, तो वो जो है गहरी घाटी का निर्माण घाटी को गहरा करता है। कारण क्या है कि ये जो है वो इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होता है, साथ ही ये जो अपने साथ चट्टान लेके चलती है, तो वो चट्टान और एनर्जी अधिक होने के कारण जो है ये किसी भी क्षेत्र जो जगह है वहाँ पे अधिक गहराई तक कटाव करती है, और इसलिए घाटी को गहरा करने का काम जो है वो अपनी तरुणा अवस्था में करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है। तो याद रखिएगा सूर्य का जो अनुमानित व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। कितना गुना? तो 109 गुना अधिक होता है। आगे सूर्य का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को जो है वो कोरोना कहते हैं। और जब सूर्य ग्रह लगता है तो सूर्य ग्रह में जो है आपको ये पार्ट देखने को मिल जाता है, सूर्य का जो ऊपरी परत है वो। और एक अध्ययन के अनुसार जो है सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है वो आपको कोरोना वाले पार्ट में ही देखने को मिलता है। आपको ये भी मालूम होगा कि इसरो के द्वारा जो है वो सूर्य के अध्ययन के लिए एक सैटेलाइट भेजा गया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है आदित्य L1 है। आदित्य L1 वो जो है सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है इसरो के द्वारा। आगे पृथ्वी के दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पे जो है लगभग एक समान होता है। और भूमध्य रेखा है क्या, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को जो है भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे किस अम्ल के कारण सूर्य के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य के वातावरण में जो है घने सफ़ेद और पीले बादल का कारण जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास अर्थात क्रिटिकल टाइगर हैबिटल के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अभ्यारण्य में है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है आपको नागार्जुन सागर जो सर सेलम
अभ्यारण्य है, वहाँ पे आपको बाघों का जो है सबसे बड़ा आपको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट देखने को मिलेगा। हैबिटल नहीं होगा, हैबिटेट होगा, तो वो आपको चीज़ देखने को मिलता है। वहीं अगर पूछा जाए कि ये आखिर नागार्जुन सागर से सैलम अभ्यारण्य कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में जो है ये आपको मिल जाएगा। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वो 3682 है। ठीक है, और एक टाइगर डे मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, और उसी दिन ये जनगणना जो आया था टाइगर सेंसेक्स, उसमें बताया गया कि भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। और ये जो आपका नागार्जुन सागर से सैलम अभ्यारण्य है, ये आंध्र प्रदेश में है। अगर राज्य में पूछा जाए तो एमपी में बाघों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो इराविकुलम नेशनल पार्क में जो है ये आपकी पाई जाती है। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका केरल में है। आगे साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपका केरल से संबंधित है। और साइलेंट वैली जो परियोजना है ये तो केरल में ही है। ये एक तरीके से जो आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र है उसमें भी ये काउंट होता है। आगे के पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो याद रखिएगा जे टॉन्सले जो है उनका संबंध आपका पारिस्थितिकी तंत्र का जो परिभाषा है उससे रिलेटेड है, उन्होंने ही जो है इसकी डेफिनेशन दी थी। आगे जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो किससे संकट है, तो उनका जो प्राकृतिक निवास है और वनस्पतियों का जो विनाश हो रहा है, इन दोनों के कारण जो बायोडाइवर्सिटी है वो अधिकतम संकट का सामना पड़ रहा है। फिर जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो ये क्या होता है, ये आनुवांशिक विभिन्नता के कारण जो है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है। आगे भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है वो 2003 में की गई थी। कहाँ की गई, तो चेन्नई में जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण वो मिल जाएगा, और इसकी स्थापना 2003 में की गई। आगे WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक जो है वो ज्वाइंट पांडा है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज्वाइंट पांडा जो है इसका प्रतीक चिन्ह है WWF का। और जो आपका रेड डाटा बुक है, ठीक है, वो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो WWF के द्वारा ही वो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है महुआ डांग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, तो ये लातेहार में है। हालांकि ये काफ़ी डीपली पूछा हुआ है, ये स्टेट स्पेसिफिक है झारखंड का, तो बस आपको याद रखना है महुआ डांग अभ्यारण्य जो है वो आपके झारखंड में स्थित है। फिर भारतीय अनुप मृग अर्थात बारहसिंगा की वह उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है एवं और केवल घास भक्षी के केवल घास भक्षी है का संरक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो है कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। एक्चुअली इस टाइप का प्रश्न जो है आपको यूपीएससी में पूछा जाता है कि पूरा डिटेल दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि वो नेशनल पार्क या फिर वो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क जो है वो आपको बारहसिंगा की एक विशेष प्रजाति के लिए फेमस है जो कि घास भक्षी है। और ये कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये आपको एमपी में मिल जाएगा। आगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखते हैं। पूछा है कौन इन्फ्लेशन को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो भारत में जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई काम करता है। और आरबीआई ने ये रखा है कि हम लोग जो है इन्फ्लेशन को जीडीपी के 4% के आसपास, मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% के आसपास हम लोग रखेंगे। और बहुत ज़्यादा तो इसमें जो हम लोग +-2 जो है ये इस के अंतर्गत जो है रखने का हमारा प्रयास रहेगा। तो ये आरबीआई के द्वारा ये तय किया गया 4% का बैरियर। और ये जो है ना आपको एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी पूछा गया था, तो इस टाइप के प्रश्न को आप याद रखिएगा। पूछा जा रहा है किस देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है, तो बोल रहा है किसी देश का जो भुगतान संतुलन होता है वो क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर उस देश के द्वारा जो समस्त आयात और निर्यात का लेन देन होता है वहीं आपका जो है भुगतान संतुलन होता है। ठीक है, एक वर्ष में कुल आयात और कुल निर्यात का जो लेखा जोखा है, मतलब उसका जो लेन देन है वो आपका भुगतान संतुलन के अंतर्गत आ जाता है। फिर बोल रहा है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, तो वैसे में ब्याज की दर में वृद्धि होगी। अब देखते हैं इसका मतलब कैसे और कैसे काम कर रहा है। देखो, द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ। पहले जो है जो चीनी है, चीनी मान लो या फिर आप मान लो कार, ठीक है, पहले जो आपका 4 व्हीलर कार है
इसका जो पूर्ति है वो मार्केट में जितना था उतना ही बना हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसका डिमांड काफ़ी हो गया। मान लो अभी दीपावली का टाइम आ रहा है, तो डिमांड ज़्यादा हो गया, या और भी कई कारणों से डिमांड ज़्यादा हो गया। तो ये डिमांड क्यों ज़्यादा होगा? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तब तो वो और डिमांड भी ज़्यादा होगा। पैसा अगर कम होगा तो ये डिमांड कम होगा। जैसे कोरोना के काल में ही आप देखोगे तो इन सारी वस्तुओं का जो डिमांड था वो कम हो गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है वो जॉब चला गया था, बहुत कुछ हुआ था। तो सिंपल ये है कि अगर पैसा ज़्यादा होगा तो इन सारी वस्तुओं का जो है वो डिमांड ज़्यादा होगा। तो डिमांड ज़्यादा होगा तो हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है? तो इन पैसे की उपलब्धता जो है वो हम लोग कम कर देंगे। जो ब्याज लोन पे हम लोग दे रहे थे, लोन का पैसा जो दे रहे थे, उसके ब्याज दर को हम लोग बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग जो है कम लोन लेंगे। पहले मान लो अगर 4 लाख लोन वो सोच रहे थे, तो अब वो 3 लाख ही लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्य की पूर्ति अगर यथावत बनी रहती है और उसकी मांग में वृद्धि होती है तो क्या करना पड़ता है? जो ब्याज की दर है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। आगे 54 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी अर्थात लिक्विडिटी की समस्या किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो ये देखो, ये हो गया डॉलर, और जो और दुर्लभ मुद्राएं हैं, जो हॉट करेंसी है, उनकी अनुपलब्धता के कारण जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लिक्विडिटी में की समस्या आ जाती है। ठीक है, आगे है कि साख पत्र अर्थात लैंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है निर्यातकर्ता को। निर्यातकर्ता द्वारा जो है ये दिया जाता है, निर्यातकर्ता द्वारा। आगे है कि कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? पिछले जो सार संग्रह था उसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छे से इसे देखे थे कि लॉरेंज वक्र क्या है और कैसे काम करता है। तो अब बस सिंपल याद रखिएगा कि लॉरेंज वक्र जो है वो आय की विषमता से रिलेटेड है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था पिछले क्लास में। आगे एसएलआर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एसएलआर क्या है कि ये होता है आपका जो भी लिक्विडिटी एसेट्स है और बटे में क्या है, डिमांड एवं टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो उन दोनों का जो अगर हम लोग रेशियो लेंगे और 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एसएलआर आ जाएगा। इसी को जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, या फिर वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि श्रम बाजार अर्थात लेबर मार्केट सुधार का लक्ष्य क्या होता है? तो लेबर मार्केट का लचीलापन जो है वो सबसे बड़ा चीज़ होता है लेबर मार्केट में। ठीक है, तो श्रम बाजार का सुधार का लक्ष्य होता है कि हमें जो है श्रम बाजार को अधिक लचीलापन बनाया जाए। आगे कोरिया प्लस पहल क्या है? तो देखो, कोरिया से जो है खासकर जो साउथ कोरिया उस से भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल चलाई गई है, कोरिया प्लस। आगे शुद्ध निर्यात बराबर होता है। तो शुद्ध निर्यात बराबर होता है जब किसके? तो निर्यात आयात के। शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? तो निर्यात आयात के बराबर होता है। फिर साइंस के प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? तो उसे जो है मुख्य क्वांटम नंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? तो ये जो तरंग होते हैं उसे जो है डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, डिस्कारी के रूप में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। आगे पूछा जा रहा है कि नाखून पॉलिश अर्थात नील पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो नील पॉलिश में जो है आपको एसीटोन देखने को मिलेगा, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नील पॉलिश में क्या पाया जाता है? एसीटोन। आगे साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है ये आपका पोलियो से संबंधित है, और पोलियो जो है किसके कारण होने वाला रोग है? तो ये आपका जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। आगे प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है कौन सा? तो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन का काम करता है, और यही जब क्या होता है कि जब डायरिया होता है तो डायरिया में क्या होता है कि ये ट्रिप्सिन जो है वो समाप्त हो जाता है और प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि मांसपेशियों में किस पदार्थ के एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है मांसपेशियों में अकड़न टाइप की आती है और थकान महसूस होता है। आगे निर्वात में रखे हुए एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, उसका तापमान क्या होगा?
तो बोल रहा है कि कुछ समय बाद जो है वो स्थिर हो जाएगा और विकिरण द्वारा उसमें ह्रास होगा। देखो इसको जो है इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कोई जो है एक रूम हीटर है, ठीक है, कोई रूम हीटर है, वो क्या करता है, हमें जो है वो गर्मी प्रदान करता है, एक तरीके का क्या विद्युत तापक है। तो जब उसमें हम लोग रेगुलर करंट फ्लो करते रहते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि जब वो जो है जो हीटर होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है और उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो एक टेम्परेचर पे आ गया और वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो आप लगातार जो एनर्जी फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि जो आप देखते हैं कि हाँ कि उसका जो कलर है वो ज़्यादा चमकीला हो गया, तो उस तरीके से फिर वो अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो विकिरण द्वारा जो है उस ऊष्मा का ह्रास करने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका तापमान जो है कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि सीट बर्म किस कृमि का दूसरा नाम है। तो पिन बर्म को जो है सीट बर्म के नाम से भी जाना जाता है। फिर 69 नंबर कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है। तो उसे बोला जाता है नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल क्या हो गया, तो जब एक विषाणु जो है जीवाणु पर आक्रमण कर रहा है और ऐसे में जब परिपोषी में जो प्रवेश करने वाला पदार्थ होगा वो आपका नाभिकीय अम्ल कहलाएगा। फिर सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके को जो है वो एसिटिक एसिड भी बोला जाता है और एसिटिक एसिड का अगर आप फार्मूला देखोगे तो ये होगा CH3COOH। ये जो है आपका एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। और ये जनरली जो आपका खट्टा जो सिरका क्या हो, सिरका खट्टा है तो स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है और तीखी खुशबू इसमें आती है। ठीक है, हम लोग इस सेक्शन को नहीं देखेंगे। स्वयं बाल मनोवैज्ञानिक एक्चुअली ये जो है आपका लगभग सिर्फ टीचिंग के एग्जाम में आता है, बाकी के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। उसी तरीके से जो हम लोग प्रेषण और संचार वाले प्रश्न भी जो है इसे छोड़ के चल रहे हैं। आपको अगर ये देखना होगा तो आप PDF में इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं खेल कूद पे। तो खेल कूद में पहला प्रश्न है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है। देखो ग्रैंड स्लैम क्या हुआ कि ये एक 4 जो है वो खेल जो टेनिस टूर्नामेंट है उन सब का सम्मिलित रूप है और इसको हम लोग जो है एक जो ट्रिक है उसे याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है और ये इसी सीरीज में खेले जाते हैं। अफवाह के नाम से जो है आप इसे जो है रिलेट कर सकते हो। अफवाह क्या हुआ कि ए से जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है, एफ से क्या हुआ फ्रेंच ओपन हो गया, उसके बाद जो है डब्ल्यू से हो गया विंबलडन और यू से हो गया US ओपन। तो इसी क्रम में ये जो है अफवाह के क्रम में ही ये खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। इसमें 2 आपका जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, ये दोनों जो है वो आपका हार्ड जो कोर्ट होता है वहाँ पे खेला जाता है। जबकि जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन को खेला जाता है मिट्टी पे, ठीक है, मिट्टी पे खेला जाता है और इसे कि जो मतलब पहले जो है राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह बोला जाता था क्योंकि ये लाल मिट्टी पे खेला जाता है। वहीं जो आपका हो गया एक बच गया विंबलडन। तो विंबलडन क्या है, ये घास के मैदान पे खेला जाता है, घास मैदान पे ये खेला जाने वाला है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो आपके घास के मैदान पे खेला जाता है, कौन सा मिट्टी पे खेला जाता है और कौन सा जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो आपको पूछा जा रहा है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी। देखो यहाँ पे तीनों के बारे में बताया हुआ है कि US ओपन की शुरुआत जो है वो आपका 1881 में हुआ और पहला विंबलडन जो है वो 1870 में खेला गया, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जो है वो आपका 1905 में की गई थी। तो 3 तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि US ओपन कब हो गया, 1881, विंबलडन 1877 और ऑस्ट्रेलियन जो है वो 1905। लेकिन एक आपका बच गया फ्रेंच। तो फ्रेंच के बारे में भी जान लेते हैं कि जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये पहली बार 1891 में खेला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि चारों चीज़ मालूम हो गया। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टूर्नामेंट जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है। अगर आपको ये पूछा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है
वो आपका 1887 में हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका विंबलडन हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे नया कौन सा है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा, 1905 में खेला गया था। देखते आगे, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो उसे एरिना के नाम से जानते हैं। और लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये आपका वॉलीबॉल में होता है लिब्रो। बॉली, स्मैश, सर्विस, ये सब जो है आपको टेबल टेनिस में यूज होते हैं। साथ ही बैडमिंटन में भी जो है आपको ये यूज होता है। आगे है बनाना किक किस खेल से संबंधित है, तो बनाना किक का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल से है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेबल टेनिस से है। आगे हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, तो ये आपका 8 गज से जो है पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। देखते हैं आगे, ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसे हम लोग एक बार तेज़ी में देख लेते हैं। धान का जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, ये आपका जस्ता की कमी से होता है। वहीं बोल रहे किसी मानव उत्पादित धान्य अन्न कहा जाता है, तो ट्रिटिकल्स को जो है मैनमेड धन्य बोला जाता है। मटर में मार्स रोग का कारण जो है मैग्नीज की कमी से होता है। देखो ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है, धान का खैरा रोग वो आपका जिंक की कमी से हो गया। मटर में जो है मार्स रोग वो आपका मैग्नीज की कमी से हो गया। फिर दलहन फसलों का कौन सा रंग द्रव अर्थात पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, तो वो होता है लेग हीमोग्लोबिन। जैसे हम लोग में हीमोग्लोबिन है, वैसे ही दलहनी पौधों में जो है लेग हीमोग्लोबिन होता है, और उसी के कारण जो है वो इनका कलर देने का काम करता है। आगे पेड़ों के कतार के बीच में फसलें लगाने को क्या कहा जाता है, तो वो एक तोगिया प्रणाली है। कौन सा, तोंगिया प्रणाली। भारत में सिल्वर क्रांति अर्थात रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका अंडा के उत्पादन से संबंधित है। जाबू ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है, तो ये आपका नागालैंड में तरीका है जाबू खेती। फिर धान का वनस्पति नाम क्या है, तो धान को जो है वो ओराइजा सेटाइवा के नाम से जाना जाता है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। वहीं गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं को जो है ट्रिटिकम एस्टिवम बोला जाता है। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम और धान को जो है ओराइज सेटाइवा। आगे बात करते हैं तो बागवानी फसल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन जो है बागवानी नकदी फसल में आते हैं। तो फल हो गया, सब्जियां हो गया, फूल हो गए, औषधीय फूल हो गए, सुगंधित फूल, मशरूम, ये सारे जो है आपके नकदी फसल के रूप में आते हैं। साथ ही जो है मसाला भी जो है ये आपका आता है नकदी फसल के अंतर्गत। तो देखो यहीं से आपको प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वो आपका नकदी फसल नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में आपके बन सकते हैं। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है सीपीयू के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं, तो उसे जो है डिवाइस कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है, जो कि सीपीयू से जो है ये निर्देशित होते हैं। आगे सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंदर को बराबर करने के लिए किस डिवाइस के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए, तो वो जो है बफर सुविधा होनी चाहिए। फिर बोल रहे इंटरनेट मिल पता के 2 भाग होते हैं, और वो @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं, तो वो आपका डोमेन हो गया। जैसे @ हम लोग बोलते हैं gmail.com या फिर yahoo.com, hotmail.com। तो ये जो आपका जीमेल या हॉटमेल ये सारा क्या होता है, ये आपका डोमेन नेम होता है। देखते आगे, पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेश करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग क्या होता है। तो देखो कंट्रोल भी से क्या होता है कि जो भी आपने कॉपी किया है तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और उसे वापस से पेस्ट करने के लिए जो है कंट्रोल+V का यूज हम लोग करते हैं। फिर किसी कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। तो यही जो है व्यक्त किया जाता है, और यही आपका जो है क्लॉक स्पीड कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको दोनों चीज़ें दी गई है। पहला है कि कंप्यूटर द्वारा अगर प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं को क्या कहेंगे, मतलब किस में वो मापा जाता है, तो गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, और यही जो है क्या कहलाता है, क्लॉक स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड का आप डिफिनीशन समझ गए कि प्रति सेकंड में जो कंप्यूटर के द्वारा गणनाएँ की जाती है वो आपका क्लॉक स्पीड होता है, और वो मापा जाता है मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में। आगे जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डेटा का साइज कम हो तो डेटा स्थानांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका क्या है, तो उसे जो है पैकेट स्विचिंग के रूप में भेजा जाता है।
आगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी का में रहता है, क्या कहलाता है, तो उसे जो है कर्नल के नाम से जाना जाता है, कर्नल। आगे की बाहरी आक्रमण अर्थात आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या है, तो उसे जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग के तरीके से जो है आउटसाइड अटैक से जो है बचा जा सकता है। फिर जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, और यहीं से आपका जो है इंटरनेट का डेवलपमेंट होता है। आगे सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिबगिंग। डिबगिंग वैसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग पता करते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो है कहाँ पे गलती की गई है, कहाँ पे त्रुटि है, तो वो आपका डिबगिंग होता है। और जो गलतियाँ होती है उसे बग कहा जाता है, और उसे खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिबगिंग। कुछ विविध प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। बोला जा रहा है आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया। देखो वो सिंपल पूछा जा रहा है कि आकाशवाणी का जो नाम है वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कब रखा गया, तो ये आपका 1927 में रखा गया था। फिर संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकप्रिय लावनी जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, लावनी जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर एक त्यौहार है थिपुसम त्यौहार। थिपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका तमिल में कि जो तमिल समुदाय के जो लोग हैं वो मनाते हैं थिपुसम त्यौहार। फिर एक है बॉल परंपरा। बॉल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और बॉल जो है पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है और उसी से रिलेटेड ये आपका बॉल परंपरा है। फिर एक आपका शहर है त्यौहार है फ्लोमिंगो। फ्लोमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो वो आपका ईस्टर मनाया जाता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। फ्लोमिंगो भी जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंध्र में मनाया जाता है। आगे गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है, तो ये आपका सुमित्रानंद पंत का जो मूल नाम है वो गोसाई दत्त था। फिर सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है, तो यह गुजरात का एक समुदाय है जिसका नाम है सतीपति। फिर कंबला खेल कहाँ का खेल है, तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कंपला खेल। और इसमें क्या है, भैंसों को दौड़ाया जाता है, ठीक है, और इसी को जो है कंपाला भी बोला जाता है, कंपाला खेल। और ये कहाँ का है, तो कर्नाटका का है, जिसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है। आगे चापचार कूट, मीम कूट और पावल कूट, ये त्यौहार तीनों त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, तो तीनों जो है आपको मिजोरम में मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो 130 प्रश्न था आपका दिया हुआ और सार संग्रह में, उन सभी 130 प्रश्नों में जो आपका ज़रूरी था उन सारे प्रश्नों को करवाया गया। सिर्फ आपका शिक्षा और मनोवैज्ञानिक को छोड़ा गया, और एक और पार्ट था आपका संचार संप्रेषण, उन दोनों को छोड़ा गया क्योंकि उससे जो है प्रश्न आपके जीके सेक्शन के कम ही आते हैं। अब हम लोग जो है स्मरणीय तथ्य को जो है बहुत तेज़ी में देख लेते हैं। बोला जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो उन्होंने जो है चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया था। आगे देश का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर में कहाँ बनाया गया, तो ये आपका अंजीखंड ब्रिज जो बनाया गया वो केबल स्टे पुल का एक उदाहरण है और भारत का ऐसा पहला पुल है। फिर वायुसेना ने जो है किस विमान के क्रैश होने के बाद उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है, तो MiG-21 है हो गया। MiG-21 को जो है इसकी उड़ान पे रोक लगा दी गई है और बोला जा रहा है कि 2025 तक जो है इसे रिटायर कर दिया जाएगा। फिर आरबीआई ने कितने रुपए के नोट को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की थी, तो वो आपका 2000 रुपये का नोट हो गया। फिर नीरज चोपड़ा ने दोहा में जो है भाला फेंक में 88.67 मीटर का थ्रो किया था और इन्होंने दोहा डायमंड लीग मीट में जो है वो पदक हासिल किया था, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखें। फिर एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो था वो आपका जून 2023 में शुरू हुआ है, मतलब मई जून 2023 में खेला गया। तो इसका शुभंकर जो है वो क्या था, तो ये था जीतू बारासिंगा, और ये खेला कहाँ गया, तो ये यूपी में खेला गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, देखो इसका अलग अलग कैटेगरी है, तो यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो आपका यूपी में हुआ है और उसका शुभंकर जो है वो जीतू बारासिंगा है। फिर भारतीय आगे है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किस गैर जनजातीय समुदाय को जो जनजाति में शामिल करने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वहाँ विरोध हुआ था, तो वो आपको मैतेई समुदाय है। मैतेई समुदाय जो है
वो आपका मणिपुर से रिलेटेड है और उसी के कारण जो है वहाँ पे आपका विरोध देखा गया था। देखते आगे। आगे भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग पोर्ट 36 वर्ष तक की सेवा देने के बाद जो है सेवा मुक्त हो गया, वो कौन सा था? तो INS मगर। INS मगर जो है वो अब सेवा देने के बाद जो है अब उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कौन सी चक्रवात के लिए अलर्ट जारी किया था? तो साइक्लोन मोका। देखो, इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन मोका जो है वो किस क्षेत्र में आया था, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आया था, अर्थात बंगाल की खाड़ी में, और इसने बंगाल और उड़ीसा को जो प्रभावित किया था। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया गया? तो ये आपका आकाशवाणी कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो जो है उसका नाम चेंज करके क्या किया गया? आकाशवाणी। आगे देखते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की दृष्टि से जारी की गई जो रैंकिंग है उसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो वो आपको जो है 161वां देखने को मिलेगा। मतलब 180 देशों में जो है 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। देखते हैं आगे। आगे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु निर्लंकर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात CCI की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 से किसे नियुक्त किया गया? तो रवनीत कौर को जो है वो नियुक्त किया गया है, रवनीत कौर। फिर कर्नाटक में मई 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के लिए किस कांग्रेसी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है? तो सिद्धारमैया को जो है वो इसका शपथ दिलाया गया है, अर्थात कर्नाटक के जो नई मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके सिद्धारमैया बने हैं, और ये जो है दूसरे ऐसी बार है जब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है G20 के तीसरे पर्यटनकारी समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये आपका श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज का उद्घाटन किया है? तो ये आपका सिलवे बंदरगाह है जो आपको म्यांमार में है, और उसका उद्घाटन जो है इंडिया के द्वारा किया गया है। फिर यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल खेलों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया? तो ये जो है चार्ल्स तृतीय को किया गया है, और कैमिला को जो है इसका उपाधि दिया गया है, मतलब एक तरीके से राज्याभिषेक किया गया है। आगे है कि 2 मई से 8 मई के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपको सिंगापुर में खेला गया था, और इसका नाम था ऑल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। आगे 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो 49वां जो G सम्मेलन है 2023 का, ये आपका जो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। फिर है कि क्वाड देशों के भारत के राष्ट्राध्यक्ष की बैठक कहाँ किया गया? तो देखो इनका जो बैठक है वो आपको किया गया था जापान के हिरोशिमा में ही किया गया, अर्थात ये पहले इन्हें देख लेते हैं। ये क्वाड के जो मेंबर हैं वो क्या है कि G7 में गए थे, और G7 में जो है वो कहाँ हो रहा था? हिरोशिमा में हो रहा था, तो वहीं पे जो है क्वाड की एक बैठक होती है। आगे चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने प्रतिद्वंदी रूस के खिलाड़ी को जो है वो हराकर विश्व शतरंज खिलाड़ी का जो है नाम खिताब जो है अपने नाम किया? तो कौन किया? डिंग लिरेन। और ये कहाँ का है? चीन का। इसने हराया किसे है? तो रूस के खिलाड़ी को हरा के जो है इसने अपने नाम किया है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का ट्रॉफी। देखते हैं आगे। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके अजय बंगा बने हैं। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए बने हैं, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आगे भारतीय वायुसैनिक ने फ्रांस के किस वायुसेना के अभ्यास में शामिल हुआ? तो वो आपका ओरियन में शामिल हुआ है। ओरियन जो युद्धाभ्यास है उसमें जो है इंडिया पार्टिसिपेट किया था। फिर किस देश में एक सोने की खदान में आग लगने से 27 लोगों की मौत हुई? तो वो आपका पेरू में हुआ था। पेरू में खान में आग लग गया था जहाँ के 27 लोग मारे गए थे। फिर 53rd वर्ष के नेपाली शेरपा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर
माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। और वो कौन है, तो वो जो है कामी रीता हैं। कामी रीता ने जो 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। अगला, दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका नोम पनेह में किया गया है, कंबोडिया में। आगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाया गया लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो को बनाया गया है इसका सीईओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का सीईओ कौन हो गया, लिंडा याकारिनो। और आपको मालूम है कि इसका जो मालिक है ट्विटर के, वो आपका एलन मस्क है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है, सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी है, तो ये जो है रयाना बरनावी जो है पहली महिला बनी है जो कि अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए जाएंगी। पहली मुस्लिम महिला, आप बोल सकते हैं कि पहली मुस्लिम महिला बनी है। आगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ एक समझौता किया। बताना ही कि ये जेम्स मरापे जो है किस देश के आपके प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपके पपुआ न्यू गिनी के हैं, पपुआ न्यू गिनी। आगे, 4 वर्ष के बाद फुटबॉल क्लब ने 27वीं बार स्पेन की प्रमुख फुटबॉल विजेता ला लीगा का खिताब अपने नाम किया, तो ये किसने किया, तो बार्सिलोना ने जो है ये खिताब अपने नाम किया, ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का। तो इस तरीके से आपका सार संग्रह और जो स्मरणीय तथ्य उन दोनों को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें, और अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको कई सारे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।